हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल सारों को। तो आज ना मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो टॉपिक है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें 2 साल का ग्रेजुएशन वीज़ा मिलता है। तो वो ग्रेजुएशन वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी इमिग्रेशन लॉयर के पास जाओ, उनको फ़ीस दो और वो आपका अप्लाई करें। लाइक जैसे आपने इंडिया में करवाया था, या आप इंडिया में जिनसे काम करवाते थे उन्हीं से ही करवा लें, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नहीं पता होता, तो बेस्ट ये होता है कि आप यहीं के इमिग्रेशन लॉयर से करवाएं। तो और सेकंड होता है आप खुद उसको प्रोसेस करें, जो आपने फीस वहाँ देनी है वो आप खुद प्रोसेस करें। उससे आपका माइंड भी शार्प होता है, आपको पता भी लगता है रूल्स वगैरह के बारे में, और आपको काम करने के तरीकों का भी पता लगता है। बिकॉज ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में अगर आपने रहना है कंट्री में, तो फिर आपको ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे काम अपने आप खुद भी अप्लाई करने आपको आने चाहिए। तो कल हमारे साथ क्या हुआ कि कल हमने इसी तरह से अप्लाई करना स्टार्ट किया। हमने सोचा था कि हमारा अभी टाइम बहुत पड़ा है। अभी लाइक बहुत हमने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि जब आप ग्रेजुएशन रूट पे जाते हैं, तो आप चाहे 2 या 3 दिन पहले भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं होम ऑफिस को, तो होम ऑफिस रिप्लाई विद इन द 24 आवर्स आपको दे देती है, या 2 दिन में रिप्लाई दे देती है, या 1 वीक में भी दे देती है। बट आपने फीस सारी की सारी भर दी है, तो आप उसके अंदर जो आउट ऑफ द लॉ नहीं होते हो, आप इन द लॉ हो, और आप जो है वो काम इस तरह कर सकते हो। इस चीज़ को मैं आज सबके सामने यहीं पे ही स्टॉप करती हूँ कि आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। अगर अभी आप लोग भी जनवरी इनटेक में या फिर सितंबर के इनटेक में आए हैं, या कभी भी आपका जो है ग्रेजुएशन वीज़ा, आपका वीज़ा पिछला ख़त्म होने वाला है और आप नए वीज़ा में एंटर करने वाले हो, प्लीज़ एटलीस्ट 20 दिन पहले या 15 दिन पहले आप अपना काम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, आपको तब पता लगता है कि आपका कितना टाइम लग सकता है। आप आउट ऑफ द लॉ नहीं जाएँगे, आप इन लॉ रहकर ही, क्योंकि अगर आप एक बार आउट ऑफ द लॉ हो गए, आप एक दिन भी आपका कंट्री के अंदर गलत निकल गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपका कोई भी लॉयर आपका कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको इल्लीगल ही रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़े दिन पहले ही वो काम कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कल इसी तरह से हम लोगों ने सोचा कि अभी काफ़ी दिन बड़े हैं, बट एटलीस्ट हम एक बार ट्राई तो करके देखें कि ये चीज़ है क्या? तो हमने ट्राई किया, हमने कहा चलो एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने लगे, तो एप्लीकेशन एक बार फाइल करी, पूरा प्रोसेस स्मूथली गया। स्मूथली जाने के बाद लास्ट में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। ईमेल आती है कि आपको जो है वो ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक बार ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। किसी भी होम ऑफिस में विजिट करें आप, लाइक किसी भी लाइक जैसे हम वहाँ पे वीएफएस ऑफिस जाते हैं इंडिया में, दिल्ली में, उस तरह से आपको एक वीएफएस ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो हमने दोबारा डिलीट करके सेकंड टाइम फिर फाइल किया। फिर हमने अपने फ्रेंड्स से रीच आउट किया, जिन्होंने करवाया है, नहीं करवाया है। हमने सबसे बात करनी स्टार्ट करी। हमने बात करी, पता किया, तो पता लगा कि ओके, ये चीज़ किसी के भी साथ में नहीं हो रही है। किसी का भी फाइल नहीं हो पा रहा है। ग्रेजुएशन वीज़ा के अंदर सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले जब किसी का फ़ोन आता था कि यार प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें लगता है शायद एक आध ही के साथ आ रही होगी। बट जब आपके साथ खुद के साथ ये बीत रही होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम इस चीज़ के ऊपर दूसरों को बताते नहीं हैं। हमारा जब काम हो जाता है, तो फिर हम आराम से सुकून से सो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं यार किसी और को भी तो ये चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, जो नेक्स्ट मंथ के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, या जो अभी तक भी ये सोच के बैठे हैं कि हम 2 दिन पहले अप्लाई कर लेंगे। अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, व्हाई हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें और क्यों मनी वेस्ट करें। बट आपको एटलीस्ट 20 दिन पहले, आपको एटलीस्ट 15 दिन पहले अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद हमें पता लगा कि जो आपको किसी इमिग्रेशन एडवाइजर्स के पास जाना पड़ेगा, तो वो लोग आपका जो है वो काम करवा देंगे, ठीक है। इमिग्रेशन एडवाइजर्स की फीस है 500 पाउंड पर पर्सन, और अगर आप ये लोग खुद करते हैं, तो आपको खुद को कॉस्ट लगती है 60 पाउंड पर पर्सन। अगर आप अब हम लोग घर में 4 हैं, तो आपकी ऑब्वियसली सीधा 2000 पाउंड तो यही चली गई, और आप खुद करते हैं तो आपके सिर्फ 250 पाउंड गए। बात ये है कि आप एक दूसरे के जब फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो आपकी हेल्प करें। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो लोग
जिन लोगों ने ई वीज़ा अप्लाई कर दिया है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने बोला है 31 दिसंबर तक सब लोगों को अपना जो बीआरपी कार्ड है वो ई वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करना है, ताकि आपका पासपोर्ट, आपका बीआरपी कार्ड आपस में लिंक हो जाए। जिन लोगों ने वो काम कर लिया है, ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, जिन लोगों ने ई वीज़ा को कनेक्ट कर लिया है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। जिन लोगों ने नहीं किया है, बिकॉज़ 60% अभी भी यूके के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया है, 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो जिन 40% लोगों ने नहीं किया है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वो घर पे बैठ के ही अपना ग्रेजुएशन रूट, जैसे नॉर्मली लोग आज से पहले 2024 तक लेते थे, वो लोग ले सकते हैं। बट 2025 के अंदर रूल चेंज हो गया है। आप लोगों को ई वीज़ा, अगर आपने नहीं लिया हुआ है, आप ग्रेजुएशन रूट पर जा रहे हैं, तो आप घर पे बैठ के अपनी फ़ीस अप्लाई करके और इज़िली ले सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे के आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए हुए हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट्स जाकर देने पड़ेंगे किसी ऑफ़िस के अंदर, अदरवाइज़ आप घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। बट 2025 के बाद जिन लोगों के नाम के साथ उनका कोई सरनेम नहीं है, बिकॉज़ हम इंडिया के अंदर अपने सरनेम्स लगाते ही नहीं है। हमारा जैसे फैमिली का ये होता है कि पिछली फैमिली का कोई एक सरनेम है, नेक्स्ट फैमिली का दूसरा सरनेम है, तो बच्चे अपना, लड़कियाँ अपना सरनेम जो है वो चेंज कैसे उस सरनेम को कैरी करेंगी, तो सरनेम हटा ही देते हैं हम लोग। बट यहाँ यूके में आने के बाद या किसी भी फॉरेन कंट्री आने के बाद आपके सरनेम का एक वजूद होता है। बिकॉज़ कहते हैं ना कि आपका कोई तो कुल, आपका कोई ना कोई तो आपकी बेसिक बैक जर्नी होती है, कोई ना कोई तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड होता है। तो हम लोग ये बेवकूफ़ी ना करके कि अपना सरनेम ही हटा दें, हमें ये करना चाहिए कि हमें अपना नेम, मिडल नेम एंड सरनेम 3 लगाने चाहिए। लाइक अगर किसी का नाम जो भी है, उसका नेम सेकंड, फिर उसकी पिछली फैमिली का जो सरनेम है वो, और फिर नेक्स्ट फैमिली का जो सरनेम है वो, ये 3 लगा लें आप। लेकिन ये मत करें कि आप बिल्कुल सरनेम ही हटा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप अपने, क्योंकि पीछे की फैमिली के अंदर जब आपके पास सरनेम नहीं होता, हम नेक्स्ट फैमिली के अंदर जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिंगल नेम रख देते हैं, तो फिर किसी भी कंट्री में जाने के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ कहीं पे भी आपका नाम नहीं उठाता है। बिकॉज़ यहाँ पे आपको आपके नाम से नहीं जाना जाता है, यहाँ आपको आपकी फैमिली के नाम से जाना जाता है। लाइक अगर मैं कुशल हूँ, कुशल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे मिसेस कुशल कहेंगे, नॉट मिसेस सुप्रिया कहेंगे। मुझे मिसेस कुशल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से मेरे बच्चों को भी, अगर कोई 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो स्कूल्स के अंदर उनके नाम से उनको जानते हैं, बट सरनेम डालते ही वो तीनों बच्चों की लिस्ट निकल कर आ जाती है। इसलिए जो है वो सरनेम बहुत ज़रूरी होता है। सरनेम डालते ही उनकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड निकल कर आ जाता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। अब प्रॉब्लम हम सब इंडियंस के साथ यही है कि हम सब इंडियंस का किसी ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना सरनेम नहीं रखा हुआ, अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपना नाम ही रखा हुआ है, लाइक सुप्रिया सुप्रिया, रोहित रोहित, like this. If you're, what is your name, that is your surname. It is so surprising in these countries, but it is. अब वही प्रॉब्लम आने के बाद आप 2025 के अंदर जब आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद ग्रेजुएशन रूट पर जाते हैं, तो आप अपना वीज़ा खुद से फाइल नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी इमिग्रेशन लॉयर के पास जाएं, वो आपका फाइल करेगा। सेकंड ऑप्शन ये है, जिस बंदे ने, किसी ने, कोई आप कर चुका है एक्सपीरियंस्ड, उसकी वीडियो देखकर या फ़ोन या उनसे बात करके आप जो है अपने, आप खुद भी कर सकते हैं। आप अच्छे से रीड कर करके अगर आप फिलअप करें, तो आप खुद भी कर सकते हैं और फिर उसको फिलअप करें, और आपको अपने बायोमेट्रिक्स दोबारा से करवाने पड़ेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम अपने वीज़ा लेते हुए इंडिया से करवाए थे। जैसे आप वीएफएस ऑफिस के अंदर जाकर अपने बायोमेट्रिक्स देकर आते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपके आईज़ का होता है, और उसके बाद आपकी पिक्चर क्लिक होती है। वही सेम आपको यहाँ पे भी करवाने पड़ेंगे। सेम आपके पासपोर्ट्स, आपके बीआरपी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगेंगे, आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स लगेंगे। जिनके पास अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, प्लीज़ इंश्योर आपको आपके बच्चों के सर्टिफिकेट्स भी लगाने पड़ेंगे। प्लस आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो आपने बनवा कर रख लिया लेकिन काम नहीं आया, वो आज यहाँ पर भी काम आएगा। आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टनर साथ आते हैं बट यहाँ आके सेपरेट हो जाते हैं। आर यू लीगली लिविंग विद टुगेदर ईच अदर, वो आपको प्रूफ देना होता है। आपके बच्चों के साथ आप रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, आपके कौन से हाउस में रह रहे
रहे हैं, सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज़ें वो दोबारा से पूछते हैं। बिकॉज़ उनको वीज़ा देना है, तो वो अपना तो ऑब्वियसली ये सारा काम तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटी की बारी आती है कि जो यूनिवर्सिटी ने आपको पढ़ाई ख़त्म करने का एक लेटर प्रोवाइड किया है कि आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीटली ख़त्म कर ली हैं और आप बहुत अच्छे से रहे हैं, तो वो आपका एक अप्रूवल लेटर वहाँ से यूनिवर्सिटी का लगता है। वो यूनिवर्सिटी ने आपको मेल किया होगा, आपने वही पीडीएफ जो है उठाकर लगानी है। उसके बाद आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द बायोमेट्रिक्स। आप अपने बायोमेट्रिक अप्लाई करिए, आपके जो भी नियरेस्ट जो भी आता है, कि आप बर्मिंघम में, नॉटिंघम में, लंदन में, आप किसी भी जगह पे, शेफील्ड, लीड्स, कहीं पे भी आप, मैनचेस्टर, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे भी ऑफिसेज होते हैं, जो ऑफिसेज आपको वहाँ पे दिखा रहा होगा, आप अपने नियर ऑफिस को, डबी के किसी भी ऑफिस को आप सेलेक्ट करें और करने के बाद उसको फाइल आउट कर दें और आप अपने बायोमेट्रिक्स की डेट ले सकते हैं। अब बायोमेट्रिक्स की जब आप डेट ले रहे हैं, तो बायोमेट्रिक्स की डेट लेने में आपके पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं। जैसे आपने फर्स्ट में जब आपने पहले वीज़ा लिया था, तब आपको याद होगा कि आपने नॉर्मल, एक तो आपका वीज़ा फाइल होता है, सेकंड आपका प्रायोरिटी होता है, थर्ड आपका सुपर प्रायोरिटी होता है। तो सिमिलरली आपने जैसे वहाँ पर सिंपल वीज़ा ना लेकर आपने प्रायोरिटी में वीज़ा लिया था, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी प्रायोरिटी में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो आपको आराम से 30 to 40 डेज़ लग जाएंगे, जिसमें आपका जो है, आपका इमिग्रेशन जो लॉ है वो ब्रेक हो जाएगा, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप सुपर प्रायोरिटी में लेना चाहते हैं, सुपर प्रायोरिटी भी ले सकते हैं। सबकी अलग अलग फीस है, ज़ीरो फीस, सम फीस एंड द हायर फीस। यू कैन गेट एनीवन, मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक्स दे देंगे, आपकी एनएचएस की फीस, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपकी आज ही, जिस दिन आप बायोमेट्रिक की डेट लेंगे उसी दिन कट जाएगी। प्लस जो होम ऑफिस की फीस है, वीज़ा ग्रांटेड फीस, वो भी आपकी एप्लीकेशन फीस भी साथ ही कट जाएगी। आप अपने पैसे साथ ही तैयार रखकर फिर उसके बाद अपने इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सिंपली आपको जाके अपने फिंगरप्रिंट्स देकर आने हैं और फिर उसके बाद दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आपने बायोमेट्रिक्स देने जाने हैं, उससे पहले आपके हाथों पर कोई भी कट नहीं लगा होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, वो पहले वाले से मैच नहीं करेंगे। बिकॉज़ आपको अपने थोड़ा-सा हाथों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली है कि बायोमेट्रिक्स जो हैं वो हाथों से या फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। अगर आपके हाथ पे कट है, तो वो ऑब्वियसली पहले वाले बायोमेट्रिक्स में नहीं आएगा, तो वो डिसमैच करेगा, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपका कुछ डिसीजन लेटर के अंदर थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा या फिर आपको दोबारा देने जाने पड़ेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहली बार ही जब करें, तो थोड़ा-सा ध्यान रखकर इस काम को करें। दैट्स इट। तो मैंने बहुत यूट्यूब छाना कि मुझे इस टॉपिक पर 2025 का या कोई जो भी ई वीज़ा के बाद का प्रोसेस है, कोई वो मुझे मिल जाए। मुझे कहीं कोई प्रोसेस नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे जैसे ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, तो किसी की हेल्प कर सकते हैं। दैट्स इट। सो अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प करी है या आपके किसी फ्रेंड्स के लिए हेल्प करेगी, तो आप मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।